आप सभी ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। आम भाषा में इसकी चर्चा हम सभी लोग करते हैं, पर कई बार ये कश्मकश सी बन जाती है, थोड़ी सी क्वेरीज रह जाती है कि आखिरकार ये संविधान है क्या। संविधान समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी एक ऐसा सिंगल देश भी नहीं है, एक सिंगल कंट्री भी नहीं है जहां संविधान ना हो। तो एक बहुत अहम बात बन जाती है कि फिर संविधान क्या है, इसकी ज़रूरतें क्या हैं, इसकी अहमियत क्या। तो मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं मास्टरमाइंड बाबा चैनल में, और आपको मैं 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, फर्स्ट बुक सेकंड बुक को आप प्रिपरेशन करवाऊंगा। और जैसा कि आप सभी देख ही रहे होंगे अपनी पुस्तकों में, बुक्स में, कि फर्स्ट जो बुक आप देखोगे उसके अंदर संविधान का जिक्र मिलेगा। तो सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले या सिलेबस के बारे में जानने से पहले हम आज एक बेसिक सी क्लास रखते हैं कि आखिर संविधान क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसकी आवश्यकता क्या है। अगर आसान भाषा में आपसे कहा जाए तो संविधान को हम एक नियम और कानून के तहत समझ सकते हैं। मतलब अगर हम अपनी डेली लाइफ को भी देखें तो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी काफ़ी सारे छोटे छोटे रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं। फिर समझ में आता है कि वो रूल और रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर किसी देश को चलाना हो, एक कंट्री को चलाना हो, एक नेशन को चलाना हो, तो कहीं ना कहीं नियमों का, कानूनों का, रूल्स का, रेगुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी जब एक सिंगल पर्सन अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए नियम और कानूनों की ज़रूरत समझ सकता है, तो एक नेशन के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटिफिकेशन होता है। इसलिए सभी समाजों को, सभी भाषाओं को, सभी कल्चर्स को, सभी डाइवर्सिटीज़ को एक साथ रखने के लिए, यूनाइट करने के लिए और सभी को अपनी इच्छा से अपना विकास करने के लिए हमें नियमों और कानूनों की ज़रूरत होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? संविधान। बेसिक में एक ऐसी आधारिक संरचना जिससे किसी देश को नियम और कानूनों के जरिए आगे चलाया जा सके और समस्त समाज अपनी इच्छा, अपने जो डिज़ायर्स हैं उसको पूरा कर सके। तो अगर हम एक बात समझ गए कि संविधान क्या है, अब संविधान तो हम समझ गए कि जिसमें नियम और कानून को लिखित रूप से रखा जाता है। आम भाषा में इसको हम मौखिक रूप से भी रख सकते हैं, पर यह थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मौखिक रूप से इतने सारे नियम कानूनों को याद रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए हर देश इस बात की अहमियत को समझता है कि संविधान को लिखित रूप देना बहुत जरूरी है, उसका रिटन फॉर्म बनाना बहुत जरूरी। अब बात करें अगर हम भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान अपने आप में अनोखा है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हालांकि हमसे पहले भी दुनिया के कई देशों ने अपना संविधान बनाया है, पर फिर भी हम भारतीय नागरिक होने के नाते इस बात को मानते हैं कि दुनिया के दूसरे संविधानों की तुलना में, कंपैरिजन में, भारतीय संविधान उच्च भी है, सर्वश्रेष्ठ भी है, जिसको सभी नागरिकों को पालन करना चाहिए। अब संविधान की ज़रूरतें क्या है? ज़रूरत क्यों है भाई? समस्त समाज को एक साथ लेकर चलना। एक साथ लेकर चलने का तात्पर्य क्या? एक साथ लेकर चलने का मतलब यह है कि सभी में तालमेल होना चाहिए, क्योंकि जब समाज में अलग अलग लोग होंगे तो सभी में तालमेल लाने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होना जरूरी है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक फैमिली है, एक फैमिली के अंदर भाई बहन, मम्मी पापा, मदर फादर हैं और सिस्टर है, ब्रदर है। सब लोग अपनी अलग अलग इच्छा रखते हैं, पर फिर भी वो एक फैमिली में रहते हैं। भाई कहता है कि मुझे पिकनिक जाना है, बहन कहती है कि नहीं मुझे रिश्तेदार के यहाँ जाना है, मम्मी कहते हैं कि नहीं हमें सत्संग में जाना है, पापा कहते हैं नहीं कहीं और चलते हैं। चारों लोग अपनी अपनी इच्छाओं को व्यक्त करें, डिज़ायर को व्यक्त करें, बट फिर भी अलग अलग सोच होने के बावजूद, अलग अलग धर्मों होने के बावजूद, अलग अलग इच्छा होने के बावजूद भी वो वन फैमिली तो है ही।
तो इससे एक बेसिक वैल्यू निकल के आई कि उन परिवार के अंदर कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो सभी को एक साथ बांध के रखते हैं, तालमेल करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। तो संविधान की जरूरत क्या हुई? हमारा देश भी कुछ इसी तरीके से है और दुनिया में लगभग हर देश की सिचुएशन ऐसी है जहां पे डाइवर्सिटिफिकेशन बहुत ज्यादा है। और अगर हम उस डाइवर्सिटिफिकेशन को एक साथ नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है वो देश अपने आप को एक साथ लेकर चलने में सक्षम ना हो। इसलिए जिस तरीके से हम एक परिवार को जोड़ने के लिए नियम कानून बनाते हैं, उसी तरीके से देश में तालमेल बनाने के लिए भी हमें संविधान चाहिए। दूसरी बात करते हैं कि भाई एक देश के अंदर बहुत से नागरिक होते हैं, पर सवाल ये उठता है कि निर्णय कौन करेगा? निर्णय मतलब कि भाई आखिरी जो डिसीजन है वो कौन लेगा? अब एक परिवार का ही फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। 4 लोग हैं, 4 अपने अपने अलग अलग बातें कह रहे हैं, पर फाइनल डिसीजन लेगा कौन? और सब लोग ये मानते हैं कि मेरी जो बात है, मेरा जो तथ्य है, मेरे जो विचार हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। तो हमारे भारतीय संस्कृति में एक परंपरा चलती है। आपने इस बात को इमेजिन किया होगा कि घर परिवार में जो सबसे बड़ा होता है वही फैसला लेता है। पर कई बार हम सोचते हैं कि हमारे फैसले हमसे बड़े या कोई और क्यों लेंगे? ये अधिकार उनको दिया किसने? तो आम भाषा में हम समझ नहीं पाते, हम तो इतना सा कह देते हैं वो बड़े हैं इसलिए वो फैसला ले रहे हैं। बट अगर हम अपने संस्कारों को देखें, भारतीय संस्कृति को देखें, तो ये बात हमारे नियमों और कानूनों में ही वर्णित है, भले ही वो संस्कारों में हो, कि घर के बड़े बुजुर्ग ही जो है, मुखिया जो हैं, वही फैसला लेंगे। उसी तरीके से एक देश के अंदर फैसला कौन लेगा, इस बात को बताने के लिए संविधान का होना बहुत जरूरी है। और इसी संविधान ने इस बात को बताया भी है। भारतीय संविधान ने कैसे बताया है? उन्होंने बताया कि देश में लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, सदस्यों का चुनाव होगा, लोग वोट डालेंगे, मौलिक अधिकार होगा, कौन फैसले लेगा, कौन फैसले नहीं लेगा, इस बात की सबसे पहली व्याख्या ही संविधान करता है। और संविधान ने जिनको ये ताकत दी है वही लोग देश का फैसला ले सकते हैं, अन्यथा ये ताकत किसी के पास नहीं है। ये डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन ही किसी को प्रोवाइड कर सकता है, रादर देन कोई भी इसको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तीसरी आवश्यकता की तरफ चलते हैं। तो तीसरी आवश्यकता है कि अगर हम किसी को निर्णय करने का पावर दे रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हैं, तो क्या वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए? क्या वो पूरी होनी चाहिए कि हाँ भाई आप जो फैसला ले रहे हो वो सब ठीक है, हम आंख बंद करके मान लेंगे? एब्सोल्यूट पावर तो किसी को नहीं दी जा सकती। तो किसी को शक्ति देना भारतीय संविधान की एक विशेषता भी है और जरूरत भी है। पर किसी को शक्ति देने से ज्यादा जरूरी ये भी है कि उसकी शक्ति पे थोड़ी सी बाउंड्रीज लगाई जाए, थोड़ी सी लिमिटेशन लगाई जाए, थोड़ी सी सीमाएं लगाई जाए, क्योंकि बिना सीमा के कोई भी अपनी शक्ति का गलत प्रयोग कर सकता है। इसलिए उस शक्ति पर सीमा लगाने का काम भी हमारे भारतीय संविधान ने या हर देश के संविधान ने किया है। जैसे इसकी 2 बातें, हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका से तो आप सभी रूबरू हो गए ही, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सारे कोर्ट के नाम से हम जानते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे संविधान में एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर हमारे देश की कोई भी संस्था, कोई भी पर्सन, कोई भी अथॉरिटी नियम कानूनों को तोड़ती है, ब्रेक डाउन करती है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उस संविधान की रक्षा करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपनी पावर से आगे जाकर काम करें तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देगा? डिनाई कर देगा, ये कहते हुए कि संविधान आपको ये चीज करने का अधिकार नहीं देता। तो जहां संविधान किसी को शक्ति देता है
वहीं वही संविधान शक्ति पर थोड़ी सीमाएं भी लगा देता। चौथी बात, अब जो संविधान है, अगर हम भारतीय संविधान की ही बात करें तो संविधान बनाने की एक आवश्यकता यह भी होती है कि उस संविधान के अंदर वो सारी बातें लिख दी जाएं, वो सारे थॉट्स लिख दिए जाएं, वो सारे तथ्य लिख दिए जाएं, जिससे सोसाइटी के जो डिजायर्स है, जो समाज की इच्छाएं हैं, जो मौलिक इच्छाएं हैं, जो फंडामेंटल डिजायर्स हैं, वो पूरे किए जा सके। और संविधान बनाया भी तो इसीलिए जाता है ताकि समाज उसका यूज करे और अपने समस्त इच्छा को बिना किसी रोक टोक के पूरा कर सके। मान के चल लो कि किसी देश ने संविधान बनाया पर उस देश के संविधान ने जनता की इच्छा को सुना ही नहीं, जनता की इच्छा को पूरा किया ही नहीं, तो क्या आप मानते हैं कि वो संविधान चल भी पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि वो देश समाज की इच्छा के विरुद्ध चल जाएगा या वो संविधान समाज के डिजायर के अगेंस्ट में चला जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए संविधान में इस बात की जरूरत है और ध्यान भी रखने की है कि भाई जो जनता है उसकी मौलिक इच्छाओं को पूरा करना जरूरी है, ताकि किसी भी समाज को ऐसा ना लगे कि मेरी इच्छाओं को नकारा जा रहा है। एक बहुत अहम चीज, कोई भी देश हो उसकी पहचान भी संविधान होता है। ये पांचवी बात है, कोई भी देश हो ये उसकी पहचान भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आप सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हो और आप हमसे जो रूबरू हो रहे हो वो भी सोशल मीडिया का ही एक प्लेटफॉर्म। हम जैसा दिखते हैं सामने वाला पहचान वैसी ही कर देता है। कुछ यही बात भारतीय संविधान में भी लागू होती है। अगर हम अपने संविधान का रूप राजतंत्र बना दें, सारी शक्तियां राजा को दे दें, सारी शक्तियां एक पार्टी को दे दें, सारी शक्ति जनता को दे दें, तो जैसा हमारा संविधान का रूप होगा वैसा ही हमारी पहचान भी होगी। अगर हम राजा को पावर देंगे तो राजतंत्र बन जाएंगे, अगर हम एक पार्टी को पावर देंगे तो वन पार्टी सिस्टम बन जाएगा या तानाशाह कहलाएंगे, या हम अपने संविधान में जनता को ताकत देंगे तो हमारा देश दुनिया के आगे लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। तो आप भी ये मानते होंगे कि जिस तरह की रूपरेखा हम रखते हैं या आप रखते हो, सामने वाला भी उसी की पहचान करता है। इसीलिए भारतीय संविधान हो या दुनिया का कोई भी संविधान हो, उसकी पहचान भी, उस राष्ट्र की पहचान, उस नेशन की पहचान भी संविधान के ही जरिए की जाती है। अब ये तो बातें हुई कुछ संविधान की कि भारतीय संविधान या कोई भी संविधान हो उसकी जरूरत क्या है, उसकी अहमियत क्या है। कुछ तथ्य मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिनको जानना एक विद्यार्थी के लिए भी जरूरी है, और अगर आप एक विद्यार्थी जीवन ना भी जी रहे हो तो भी एक मौलिक जीवन में इन बातों का जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि भारतीय संविधान, इधर आप देखेंगे बोर्ड में, भारतीय संविधान कब बना। तो भारतीय संविधान कब बना, किसी का भी एक बेसिक सा क्वेश्चन हो सकता है। तो भारतीय संविधान कब बना है, तो 26 नवंबर 1949 के अंदर ये बनकर तैयार हो गया। तो आप सभी को हालांकि ये बात पता भी हो सकती है और नहीं भी पता है तो आपको याद रखनी चाहिए कि भारतीय संविधान कब बना। तो 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान बन गया। फिर इसी बेस पे एक और बात आ जाती है कि भारत का संविधान अगर बन गया 26 नवंबर को 1949 में, तो लागू कब हुआ, उसको इम्पीचमेंट में कब लाया गया, सभी देश के सामने कब लाया गया। तो जैसा कि आप सभी हर साल 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाते ही हैं, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को समस्त देश में पूरी सीमा में लागू कर दिया गया। इसी बेस पे एक और क्वेश्चन कि संविधान किसने बनाया, एक बेसिक सा क्वेश्चन,
संविधान किसने बनाया? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया। बात गलत नहीं है, बात बिल्कुल सही है, पर एक इमेजिन कर अगर हम देखें तो क्या एक पर्सन भारतीय संविधान बना रहा था? नहीं। हो सकता है किसी एक पर्सन की अहमियत ज्यादा, पर एक पर्सन अकेले संविधान तो नहीं बना रहा। इसलिए हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम ना लिखकर आंसर में संपूर्ण संविधान सभा लिखते हैं, क्योंकि एक पर्सन ने नहीं बनाया है, संविधान सभा ने बनाया। और साथ ही साथ एक प्रश्न ये भी आता है कि भाई भारतीय संविधान की जो मांग है या भारतीय संविधान सभा की जो मांग है वो रखी किसने सबसे पहले? तो संविधान सभा की सबसे पहली जो मांग है वो मांग रखी है आपकी महात्मा गांधी ने। आप सभी इस नाम से परिचित होंगे, महात्मा गांधी जी से कौन परिचित नहीं है। इन्होंने ही 1922 में पहली बार ये कहा कि भारत का संविधान भारतीय नागरिकों की एक सभा के द्वारा ही तैयार किया जाएगा, अन्य किसी के द्वारा तैयार नहीं किया जाएगा। अब जिस भारतीय संविधान सभा में बैठकर हम संविधान बना रहे थे, हमारे सारे नेता लोग आपस में रूबरू हो रहे थे, आपस में विचार कर रहे थे, भारत का भविष्य तय कर रहे थे, उस संविधान सभा को किसने बनाया? एक बेसिक सा क्वेश्चन है। उस संविधान सभा को ये बात सत्य है हमने नहीं बनाया, हमारी भूमिका ही जरूर है पर हमने बनाया नहीं। इसकी बनावट की सहायता हमने किससे ली है? ब्रिटेन से। अब एक विचार वाली बात कि भारत का संविधान है, भारत की संविधान सभा है, तो यहां ब्रिटेन का रोल कैसे आ गया? ये बात भी हमको पता है कि हम ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं और 1947 में हमें ब्रिटेन से आजादी मिली। तो ब्रिटेन ने भारत को आजाद करने से पहले ही भारतीय स्थिति को मेंटेन करने के लिए एक संविधान सभा बनाई और ये ब्रिटेन ने 1946 में एक मिशन आया था, कैबिनेट मिशन, उसके द्वारा प्रस्तावित की गई। मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, जैसा कि आपको पता होगा कि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाने के बाद भारत में भी काफ़ी सारे बदलाव आए और फिर ब्रिटेन ने भारत के अंदर संविधान सभा का निर्माण करने के लिए एक मिशन भेजा, जिसमें 3 लोग थे। वो 3 लोग भारत में आते हैं, देखते हैं कि भारत के संविधान सभा कैसी बनाई जाए, कितने सदस्य रखे जाएं, कैसे किया जाए। तो उसके लिए एक मिशन भेजा गया, कैबिनेट मिशन, और इन्होंने ही हमारे संविधान सभा का जो रूप है उसको तैयार किया। अब भारतीय संविधान सभा की बहुत सी बैठकें हुई, एक बार में या एक दिन में तो संविधान तय हो नहीं जाता, एक लंबा समय लगता है। तो संविधान सभा की पहली बैठक जब भारत इस बात में गौरव कर रहा था कि अब भारत का भविष्य एक भारतीय तय करेगा, वो दिन कौन सा था? तो वो दिन था पहली बैठक वाला 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। ऐसे ही हमें एक बहुत लंबा समय लगा है भारत का संविधान बनाने में। कितना समय लगा है? तो हमें समय लगा है भारतीय समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन।
ध्यान से 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमें लगे हैं, इसके बाद ही हमारा संविधान तैयार हुआ है। एक दिन या एक रात या एक लम्हे की बात नहीं। ठीक, तो इस चैप्टर के अंदर या भारतीय संविधान के अंदर ऐसे ही बहुत से छोटे छोटे तथ्य हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो आप हमसे ज़रूर जुड़े, क्योंकि अब जो पेपर का पैटर्न है उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लार्ज नंबर के क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 1 मार्क्स में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए आपको 1 मार्क्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चन को भी आज आपको मैंने भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं, ज़रूरतें समझाई, 4-5 तथ्य बताए। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी को ये बात समझ में आई होगी और आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहे और वीडियो को लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब